स्टूडेंट्स, अभी हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशंस है, तो इतना तो याद आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा, ओनली सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में देखना है। सो वन इज सोल्यूट, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट, और इन दोनों से सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी तक जो कंडीशन देखा था उसके हिसाब से क्या था, सॉल्यूट वाज वोलेटाइल, सॉल्वेंट वाज वोलेटाइल, तो हमने उसका सॉल्यूशन बनाया था सबसे पहले। फिर क्या किया था, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिया था, उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया था और फिर उसका सॉल्यूशन देखा था। फिर दोनों को रिलेट करके देखा था कि टोटल जो होने वाला प्रेशर है उस टोटल प्रेशर का इनके इंडिविजुअल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, यही पढ़ा था हमने, सही है नहीं है? तो हमने यही बातें पढ़ी थी कि सोल्यूट वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल रहेगा तो क्या होगा, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल रहेगा तो क्या होगा, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे तो ये तो समझ में आ गया होगा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद क्या होता है। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट व्हेन इट इज एडेड टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे हमको जो कंडीशंस पढ़ रहे हैं, 3 केस पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनमें सोल्यूट जो रहेगा वो भी वोलेटाइल रहेगा और सॉल्वेंट जो रहेगा वो भी वोलेटाइल रहेगा। हम सॉल्वेंट के लिए सिंबल यूज करेंगे दैट इज 1 और सोल्यूट के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे 2। ठीक है, या तो हम सॉल्वेंट के लिए बोल सकते हैं A, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं B। ठीक है, तो या तो इसको 1 बोलेंगे, या तो A बोलेंगे, या तो 2 बोलेंगे, या तो B, दो में से कोई भी एक चलेगा। हमने पहले से 1 और 2 को यूज किया था, तो यहाँ पे हम अभी भी 1 और 2 को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला सोल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन बनने के टाइम के पॉसिबिलिटीज क्या है वो देखते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि P1 डिग्री इज लेस देन P2 डिग्री। ठीक है, ये पहले मानते हैं P1 डिग्री इज लेस देन P2 डिग्री। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये प्योर सोल्यूट से कम है। ठीक है, अगर प्योर स्टेट में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का प्योर स्टेट का हम लोग वेपर प्रेशर देखेंगे तो वो सोल्यूट का ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ निकालता हूं इस प्रकार से, दिस ग्राफ। ठीक है, अब इस साइड में मैं यहाँ पे P1 डिग्री लिखता हूं, मतलब ये सॉल्वेंट के लिए। तो P2 डिग्री हाइट इससे ऊपर साइड में रहेगा या नीचे साइड में रहेगा, दैट P2 डिग्री विल हायर साइड और लोअर साइड। P2 degree will be on higher side or lower side? It will be on higher side. Why? Because vapor pressure of P2 degree is higher than P1, so that's why here should be a P2 degree like this. ठीक है, तो यहाँ पे हमने P2 डिग्री को लिख लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, here x1 will be 1, so x2 will be 0. And that's why here Pt equals to P1, Pt equals to P1। हम यहाँ जाते हैं, ये मोल फ्रैक्शन बताता है, यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं तो here x1 will be 0 and x2 will be 1, so here that is P total equals to P2। ठीक है, ये हमने पहले देखा था। ठीक है, क्या होगा, सो यहां पे हम देखेंगे, सो दैट इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट। हम यहां पे देखते हैं तो प्रेशर ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। मैं यहां पे प्रेशर देखता हूं, यहां का जो वेपर प्रेशर रहेगा, तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर रहेगा, सो दैट विल बी ड्यू टू सोल्यूट और ड्यू टू सॉल्वेंट। सो इन दिस रीजन that pressure will be due to solute or
solvent, it is due to solute and solvent both. ठीक है, so in left to right the mole fraction of solvent is decreases and mole fraction of solute is increases, and that's why the total pressure will be in like in this way. सही है, ये टोटल प्रेशर का लाइन रहेगा. so this is the line of total pressure. What about the P1 degree? As the mole fraction increases, this P total will be equals to P1 plus P2. P1 plus P2. As we move here, so P1 degree into mole fraction करेंगे, तो P1 will be P1 equals to P1 degree into x1. So here x1 was 1. So that's why P1 degree will be equals to P1. But now left to right, as we go from left to right, the value of x1 is decreases. So that's why the value of P1 degree also decreases. So graph will be like this one. Graph will be like this one. सही है ना? If हम इसकी बात करते हैं, so that is P2. So P2 will be P2 degree into x2. So initially क्या था? Initially the value of x2 was 0, and that's why whole value will be 0. So P2 will be 0. As we move from left to right, the value of x2 is increases, because here value of x2 is 0, here value of x2 is 1. So value of x2 is increasing now, and that's why the value of P2 will increases. So this graph will be like this one. ठीक है, ये होना तो स्ट्रेट लाइन में चाहिए, ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में कभी कभी गलती हो जाती है. ठीक है, सो इट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म ऐसे. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो दिस विल बी P1 एंड दिस विल बी P2. ठीक है, तो ये हमने एक ग्राफ पढ़ा था जिसमें इस प्रकार से हमारा एक्सपेक्टेड था. ठीक है, तो अब मैंने पूछा इस पार्ट पे मुझे टोटल प्रेशर देखना है, इस पार्ट पे मुझे टोटल प्रेशर देखना है. सो ये टोटल प्रेशर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के हिसाब से रहेगा. तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में से उनका इंटरेक्शन किस प्रकार से रहेगा. ये एक ग्राफ पॉसिबल है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. दैट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन and second is called as non-ideal solution. Second is non-ideal solution. ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस ग्राफ से देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या होना चाहिए. तो ये हमारा एक ग्राफ है. ऐसा ही मैं दूसरा ग्राफ निकालता हूं इस प्रकार से. ठीक है, all conditions are same, all conditions are same. So here will be x1 will be 1 and x2 will be 0. Here x1 will be 0 and x1 will be 1, x2 will be 1. आपको लग रहा है कि सर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है, मैं रिपीट ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उसका काम होगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राफ निकालते हैं ऐसे. So this is considered as P1 degree and this is considered as a P2 degree. ये हमने निकाल दिया यार. ठीक है, इनर वाले एज इट इज रहेंगे, इनर वाले में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, वो एज इट इज दिखा रहा हूं मैं. ठीक है, इस प्रकार से. सो इफ हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में ऐसा हो रहा है दैट इज PP and it is the sum of P1 and P2 at any point. This is due to P2 and this is due to P1 as it is. Both are same. अब क्या है, अब मैंने आपको पूछा, I am asking you about the vapor pressure at this point. So vapor pressure of this point will be due to solution, due to solid or due to solvent. Here the vapor pressure will be due to solution, due to solid or due to solvent. क्या लगता है, क्या होना चाहिए? ड्यू टू सॉल्यूशन होना चाहिए. तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था कि ये इतना जो रीजन है दैट इज रिजर्व्ड फॉर सॉल्यूशन. ये किसके लिए रिजर्व्ड है? सॉल्यूशन के लिए.
तो हमने क्या किया, सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया और सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, उसका सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर इतना होना चाहिए, ये हमने एक्सपेक्ट किया। अब क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, इनका वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो ऐसे मिला, ऐसे, मतलब जो नॉर्मल लाइन है उस नॉर्मल लाइन से ये डेविएशन कर रहा है, नॉर्मल लाइन से डेविएशन कर रहा है, समझे बात को। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि ये लाइंस के जैसा हमको ग्राफ मिलना चाहिए, बट एग्जैक्टली हुआ ऐसे कि इसने जो टोटल प्रेशर का जो लाइन बताया है ना वो इस प्रकार से बताया है, ठीक है। मैं पहले टोटल प्रेशर के हिसाब से जाता हूँ, इंडिविजुअल प्रेशर को बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ है, इसका मतलब हम इस पॉइंट के ऊपर या इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर हमने सोचा था कि प्रेशर इतना होना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं px, लेकिन हमको जो प्रेशर मिला वो कितना है, py, सही है ना। तो इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के ऊपर हमने सोचा था कि टोटल प्रेशर जो रहेगा दैट इज p टोटल विल बी कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए px, लेकिन एग्जैक्टली हमको मिला कितना, रियल में मिला कितना, रियल में हमको मिला कि p टोटल जो रहेगा वो कितना रहेगा, py रहेगा, कितना रहेगा, py रहेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझे, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा एक्सपेक्टेड था और ये हमारा एक्चुअल में है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो px और py में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है, which is higher, px and py which is higher, so सिंपल सी बात है, py is higher than px, so मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि py का वैल्यू px से ज्यादा है, मतलब जो नॉर्मली हम सोच रहे हैं उससे ये ज्यादा है, सही बात है। ये एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे हमने एक और ग्राफ निकाला है, ठीक है, all conditions are same, here x1 will be 1 and x2 will be 0, here x1 will be 0 and x2 will be 1। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान देना है, हर एक बात को अच्छे से समझना है, ओके। here ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, so this is p2 डिग्री and this is p1 डिग्री, बाकी बातें एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। इफ मैं लिखने की बात करता हूं तो दिस इज रिटन एज pt, दिस इज रिटन एज p2 एंड दिस इज रिटन एज p1, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पे एक प्रेशर मेजर किया, वेपर प्रेशर, तो हमको मिलना कितना चाहिए, इतना, जिसको मैंने बोला ये pa मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, pa। बट हुआ ऐसे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में इस प्रकार से वेपर प्रेशर बताता है, सो दैट विल बी pb। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से p टोटल विल बी pa होना चाहिए, हमारे हिसाब से जो हमने सोचा है। बट एक्चुअल में क्या मिलेगा, p टोटल विल बी pb, और इफ हम pa और pb दोनों को कंपेयर करते हैं तो विच इज मोर, विच इज हायर, pa and pb which is higher, pa will be higher, तो pa का वैल्यू ज्यादा है। अब ऐसा तीन जगह अलग अलग रिजल्ट क्यों मिला, तीनों जगह अलग अलग रिजल्ट है, यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बोथ आर सेम, यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मतलब सॉल्यूशन एक्चुअल में ज्यादा है और एक्सपेक्टेड कम है, इसमें एक्सपेक्टेड ज्यादा है और एक्चुअल में कम है, तो तीनों केसेस अलग अलग है। अब तीनों अलग अलग क्यों है उसका रीजन बताते हैं, क्या हो सकता है। इसमें सॉल्यूशन का देखो, प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर तो उतना ही है, प्योर सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर उतना ही है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। इसमें प्योर सॉल्वेंट हैविंग उतना ही है जितना हमने सोचा था, प्योर सॉलिड का भी वेपर प्रेशर उतना ही है जितना हमने सोचा था, बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है जितना हमने सोचा है, तो जितना हमने सोचा है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है,
ठीक है, इसमें क्या है, जो हमने सोचा था रिजल्ट उसके हिसाब से ही है। अब तीनों में फर्क देखते हैं कि फर्क क्या है। फर्क हम ये देखेंगे, अब देखो मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है एसीटोन, मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है एसीटोन, ठीक है। तो पहले मैं एसीटोन की बात करता हूं, ठीक है। अब एसीटोन में क्या होता है, दिस इज C डबल बॉन्ड O attached to CH3 attached to CH3. Is it polar molecule? Is it non-polar molecule? Is it polar molecule? Is it non-polar molecule? Polar molecule. Okay. अब मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में एसीटोन है। कौन है? एसीटोन। तो इस बीकर में मेरे पास एसीटोन है। तो यहाँ पे जो एसीटोन मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में किस प्रकार का, ठीक है, किस प्रकार का इंटरेक्शन रहेगा। एसीटोन और एसीटोन के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, वो पोलर है ना, तो एसीटोन मॉलिक्यूल्स है तो इसमें होना चाहिए डीडी, दूरदर्शन, ठीक है, डीडी होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारा सोल्यूट है, मतलब ये हमारा वन है, ये हमारा वन है, पर ये हमारा सॉल्वेंट है, दिस इज अवर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। अब तो इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमेशा एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही रहेगा, हमेशा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही रहेगा। तो पूरे एसीटोन में आप कभी भी प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। प्योर की बात कर रहा हूं मैं, इम्प्योर की नहीं बोल रहा हूं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली प्योर स्टेट की बात करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया, क्या मिक्स करा दिया, क्लोरोफॉर्म। हम क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पे रहेगा H अटैच टू C अटैच टू Cl अटैच टू Cl अटैच टू Cl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। इट इज, ये इस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म है। अब मैंने बोला दिस क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर और नॉन पोलर, दिस क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर और नॉन पोलर। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, हर एक बात को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तीनों डायग्राम समझ में आ जाएंगे। So which type of interaction is present between, sorry, this molecule is polar or non-polar? First question. So this molecule will be polar or non-polar? Polar है, symmetrical नहीं है ना? Is it symmetrical? No. If इस हाइड्रोजन को निकाल के Cl लगाता हूँ, so that will be symmetrical. If molecule will be symmetrical, so that will be a non-polar. But this molecule is an unsymmetrical molecule, and that's why this molecule must be a polar. तो हमारे पास एक सेकंड बीकर है और इस सेकंड बीकर में मैं ClCl3 को ऐड करता हूं और इसको मैं सोल्यूट बोलता हूं, इसलिए 2 से लिखा। तो इस क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन रहेगा, इन बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे जो सोल्यूट का बीकर है इसमें क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल? No, why? Because hydrogen bonding is only possible between acidic hydrogen, oxygen, nitrogen and fluorine, और यहाँ पे तीनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, so here must be a dipole dipole interaction, ठीक है। तो इनके वजह से जो ग्राफ निकाल रहे हैं वो ये 2 वाला है, इसकी वजह से, सोल्यूट की वजह से, और 1 वाला जो रहेगा वो सॉल्वेंट की वजह से है, ठीक है। तो इसमें कौन सा इंटरेक्शन है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज डाइपोल डाइपोल। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट, दैट विल बी डाइपोल एंड डाइपोल, क्लियर है। अब इफ हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को मिक्स करा देते हैं, उन दोनों को मिक्स करा देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन रहेगा उसमें कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए एसीटोन और साथ में होना चाहिए क्लोरोफॉर्म, साथ में कौन होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म। तो इंटरेक्शन इन प्योर सॉल्वेंट
and is dipole dipole. Interaction in pure solute will be dipole dipole. And what about the interaction between acetone and chloroform? What about the interaction between acetone and chloroform? Which type of interaction will be there? So हम ये solution की बात कर रहे हैं. So this is about the solution. तो ये solution है. ये solution है, ठीक है? Okay. First question is that can I say this hydrogen acidic hydrogen? Is it possible? Can I say this hydrogen is an acidic hydrogen? Yes. ये ऑर्गेनिक देखो C double bond O attached to C attached to C double bond O attached to H. दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसको हमने एसिडिक बोला था, याद है? आप ऑर्गेनिक को रिमाइंड करो, क्या बोला था मैंने? जब दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच वाले कार्बन को अटैच वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। रूल के हिसाब से वही हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव को डायरेक्टली अटैच होता है, सही है ना? अब ये वाला हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव को अटैच नहीं है, लेकिन उनके बाजू में जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। समझे बात को? कार्बन को अटैच हाइड्रोजन कभी भी एसिडिक नहीं होता है। अब बात ऐसी है, इस कार्बन को 3 Cl अटैच्ड है और तीनों के तीनों Cl विच इंडक्टिव इफेक्ट प्लस और माइनस, सो तीनों के तीनों Cl जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। सो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। हम कंसेप्ट के हिसाब से जा रहे हैं। नॉर्मली तो हाइड्रोजन वही एसिडिक होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। फिर भी हमने इस हाइड्रोजन को बोला था कि ये एसिडिक नेचर शो करता है। वही बात यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इज इट? तो ये जो कार्बन है उस कार्बन को 3 Cl अटैच्ड है और ये तीनों के तीनों Cl नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, जिसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है और इसीलिए इस हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट विल बी पार्शियल पॉजिटिव। तो हम इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हैं। इज इट क्लियर? समझा नहीं समझा? अरे क्लियर है? अरे हाँ या नहीं? तो मैं आप पूछता हूं, क्या CCl4 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? इज इट? CCl4 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ। तो अब आप बोल सकते हो कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये दूसरे एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में, और वो इसके पास नहीं है, वो इसके पास नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूं, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन हो सकता है? ठीक है, दिस इज CCl3, CHCl3 है, ठीक है, हाँ। इन दोनों के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होगा? किस प्रकार का इंटरेक्शन होगा? देयर मस्ट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्योर सॉल्वेंट में डाइपोल डाइपोल था, प्योर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल था, लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो H बॉन्डिंग बन गया, सॉल्यूशन बना तो H बॉन्डिंग बन गया। तो इंडिविजुअल एसीटोन और एसीटोन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच का इंटरेक्शन, हम इसको बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल, इंटरेक्शन इन द सोल्यूट पार्टिकल। तो क्या लगता है, इंटरेक्शन इन अ सॉलिड सॉल्वेंट पार्टिकल, इंटरेक्शन इन अ सोल्यूट पार्टिकल और इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन, कौन सा ज्यादा है? अरे इंटरेक्शन किसके बीच का ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट के बीच का ज्यादा है, प्योर सॉलिड के बीच का ज्यादा है, या सॉल्यूशन का ज्यादा है?
किसका ज्यादा हुआ? सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा और सॉल्यूशन के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। लेकिन ये वेपर प्रेशर कम किसका होगा? सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का होगा या सॉल्यूशन का होगा? ये जो वेपर प्रेशर कम होगा ये सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का होगा या सॉल्यूशन का होगा? तो वो सॉल्यूट का नहीं होगा, वो सॉल्वेंट का भी नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का नहीं होगा, वो सॉल्यूशन का होगा। सही है, समझ गए बात को? इसका मतलब यह तब पॉसिबल है जब इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, उससे सॉल्यूशन का इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। समझे बात को? तो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल, इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल, इन दोनों के इंटरेक्शन से जब ये सॉल्यूशन में फॉर्म करते हैं तो इफ उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा और इसीलिए जितना हमने सोचा था उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा। समझे बात को? बात को समझे? सही है नहीं है? क्लियर है? तो जितना हमने सोचा था उससे वेपर प्रेशर कम आएगा। कम आया मतलब नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? कम हुआ मतलब नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? कम होना मतलब नेगेटिव होता है ना। इसका मतलब जितना हमने सोचा था उससे वो वेपर प्रेशर कम है, मतलब नेगेटिव में होना चाहिए। तो अब मैं आपको पूछता हूं, ये हमारा एक्सपेक्टेड था, ये हमारा एक्चुअल है, तो क्या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ने डेविएशन शो किया? क्या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ने डेविएशन शो किया? अब ये डेविएशन पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है? ये डेविएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हमने सोचा था उससे ज्यादा होना, नेगेटिव डेविएशन का मतलब हमने सोचा था उससे वैल्यू कम होना। सो दिस शुड बी अ नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो एग्जांपल रहेगा ये नेगेटिव डेविएशन का रहेगा। ये किसका रहेगा? नेगेटिव डेविएशन का। ये नेगेटिव डेविएशन आएगा कब? जब सॉल्यूशन में इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से ज्यादा है तो ये आएगा। समझे बात को? नहीं समझा? तो ये कब आएगा? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन इंडिविजुअल से ज्यादा होगा, तब ये वाला आएगा। तो इसने डेविएशन शो किया, डेविएशन शो किया, वो भी कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। क्या इसने डेविएशन शो किया? इसने डेविएशन शो किया? यस। ये कौन सा डेविएशन हो गया? ये कौन सा डेविएशन हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। सो दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव डेविएशन। क्या इसने डेविएशन शो किया? क्या इस ग्राफ ने डेविएशन शो किया? नो। इसका मतलब नो डेविएशन। तो ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के पहले का इंटरेक्शन और मिक्स करने के बाद का इंटरेक्शन दोनों सेम है। सो नो चेंज इन इंटरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये पहला वाला ग्राफ कब आएगा? व्हेन नो चेंज इन इंटरेक्शन। ये दोनों कब आएंगे? चेंज इन इंटरेक्शन। इसमें क्या बोल सकते हैं? ये ग्राफ कब आएगा? दिस ग्राफ इज पॉसिबल व्हेन interaction will increases or interaction will decreases. So this graph is possible when interaction is decreases or increases? Decreases. देखो कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो पहली बात, कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि सर इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का और वेपर प्रेशर का कोई रिलेशन है क्या? तो क्या होता है? जितना इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, जितना पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा उतना वेपर प्रेशर कम रहेगा। तो इनमें पहले डाइपोल डाइपोल था, इसमें भी पहले डाइपोल डाइपोल था, मिक्स किया तो H बॉन्डिंग बन गया। तो पहले जितना इंटरेक्शन था उससे इंटरेक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन बढ़ गया और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा?
सॉल्यूशन का इंटरेक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन बढ़ गया और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये तब आएगा जब इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ये तब आएगा जब इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये तब आएगा जब इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये तब आएगा जब इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है। सही है ना, समझे बात को? ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूं केस 1, इसको बोलता हूं मैं केस 1, इसको मैं बोलता हूं केस 2 और इसको मैं बोलता हूं केस 3। 3 केस लिख दिया मैंने। कितने केस लिखे? 3। ठीक है, चलो इनका कुछ काम नहीं है, उसको निकाल देता हूं। ठीक है, ये तो है सॉल्यूट वोलेटाइल, सॉल्वेंट वोलेटाइल। ठीक है, केस 1 क्या होगा? केस 1 में क्या होगा? नो चेंज इन इंटरेक्शन, नो चेंज इन इंटरेक्शन। सही है। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में क्या होगा? इंक्रीज इन इंटरेक्शन। मैं वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं। इन केस 2 interaction will be more or interaction will be less? In case 2 interaction will be less or interaction will be more? हाँ, अभी आंसर सही है। देखो फिर से गड़बड़ हो गई एक जन की। So here interaction will be less compared to pure component। कब किसके साथ कंपेयर करेंगे? प्योर कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे। केस 3 में क्या होगा? इंटरेक्शन विल बी मोर। सही है, कंपेयर टू प्योर। कंपेयर किसके साथ करेंगे? प्योर के साथ। मतलब एक में हमारा ये प्योर हुआ, दूसरे में हमारा ये प्योर हुआ, तो ये इंटरेक्शन कंपेयर करेंगे प्योर के साथ। ठीक है, क्लियर है? पक्का? हाँ, ठीक है। सो ये, सो दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये है। ठीक है, तीनों ग्राफ क्लियर है? इसलिए हमने 3 केस देख लिए, केस 1, केस 2 और केस 3, और ये तीनों के लिए हमने ग्राफ फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा सकते हैं कि इसको नो डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन तब आता है जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का। नेगेटिव डेविएशन तब आता है जब इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं सिंपल, बिना काम का उसको इरेज कर देता हूं, बिना काम का उसको इरेज कर देता हूं, काम की बातें यहां पे रखते हैं। ठीक है, तो ये सब निकाल देता हूं मैं। ठीक है, कुछ टर्म्स इतने ज्यादा बार पढ़ चुके हैं कि उसकी जगह क्या लिखा होगा वो आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे ओके। ठीक है, अब कि जिस केस में इंटरेक्शन चेंज नहीं हुआ है वो कौन सा केस है? केस 1। केस 1, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि जब किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, हम क्या चाहेंगे? जब किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हम क्या चाहेंगे? उनके बीच का इंटरेक्शन चेंज होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली हम क्या चाहेंगे कि इंटरेक्शन चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब हम कौन सी केस चाहेंगे आइडियली? जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग तो हम यही चाहेंगे कि कोई चेंज ना हो। इफ चेंज होगा तो फिर से हमको देखना पड़ेगा कितना चेंज हुआ है, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करेंगे। इसका मतलब आइडियली विच सॉल्यूशन विल बी गुड? केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 विल बी गुड, तो इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। केस 1 को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो केस 2 और केस 3 दोनों में चेंज हो रहा है तो इनको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो केस 2 जो है इसको बोलेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन
और ये केस 3 जो रहेगा इसको भी बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या फर्क हुआ आइडियल और नॉन आइडियल में? ठीक है, क्लियर? ओके, इस प्रकार से ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आइडियल है और ये दोनों के दोनों नॉन आइडियल है। क्लियर? ओके, अब मुझे ये देखना है यहां पे इंटरेक्शन में नो चेंज, इंटरेक्शन कम हुआ, इंटरेक्शन बढ़ गया। आप एक एक पॉइंट तीनों में लिख सकते हो। पॉइंट लिखने की बात करता हूं मैं। इसमें पहला पॉइंट हो गया नो चेंज इंटरेक्शन, इसमें होगा सेकंड वाले को देख लेते हैं विच वन, यहां पे लिखते नो डेविएशन, दिस इज नो डेविएशन। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं हियर नो डेविएशन। केस 2 को बोल सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन और केस 3 को बोल सकते हैं नेगेटिव डेविएशन। सही है, ये तीन बातें। अब इसमें क्या होगा, व्हाट अबाउट द चेंज इन वॉल्यूम? इसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? क्या हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? पहली बात, इट विल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? मतलब सपोज मैंने बोला कि ये मैंने 1 लीटर यूज किया है, ये मैंने 500 ml ऐड किया है, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन रहेगा वो 1500 ml से ज्यादा होगा या 1500 ml से कम होगा? सपोज आई एम यूजिंग दिस वन इज 1000 ml, ये है ना हमारा सोल्यूट, मतलब हम 1 यहाँ पे इधर लिखते हैं, नीचे जगह है दिख रहा है ना, 1 हमारे पास है 1000 ml और 2 हमारे पास है 500 ml। तो क्या लगता है यहाँ पे बनने वाला सॉल्यूशन कितना बनेगा? कितना बनेगा? इट विल बी 1500 ml, लेस देन 1500 ml और ग्रेटर देन 1500 ml। ओके, वॉल्यूम जो होता है वो इंटरेक्शन के हिसाब से होता है। सपोज हमने बोला कि वाटर है और वाटर को थोड़ा सा हीट किया, हल्का सा, तो क्या होगा? हल्का सा हीट किया, सो इंटरेक्शन इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल विल डिक्रीजेस, और इंटरेक्शन जब डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? क्वेश्चन देखो पहले मेरा, एक बाउल में वाटर है, उस वाटर को हमने हीट किया, हल्का सा हीट किया, तो क्या होगा? हल्का सा हीट करेंगे तो वाटर के बीच का इंटरेक्शन कम होगा, और वाटर के बीच का इंटरेक्शन कम होगा तो वो दूर जाएंगे, और जैसे वो दूर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। सही है ना, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके, कब? जब इंटरेक्शन कम होगा, तो इंटरेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। समझे बात को? क्लियर है ना? इंटरेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा इंटरेक्शन में, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं इन केस 1 नो चेंज इन वॉल्यूम, इज इट? इन केस 1 नो चेंज इन वॉल्यूम, व्हाई? इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ ना, पहले का इंटरेक्शन और सॉल्यूशन बनने का इंटरेक्शन नहीं है, तो नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है हियर डेल्टा V विल बी 0, हियर डेल्टा V विल बी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा। इसमें क्या होगा? केस 1 में केस 2 में क्या हुआ है? इंटरेक्शन कम हुआ है, और केस 2 में क्या हुआ है? इंटरेक्शन कम हुआ है, और इंटरेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? इंटरेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो इसमें लिख सकता हूं मैं डेल्टा V विल बी पॉजिटिव,
डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, और इसमें लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। इज इट? क्या ये तीनों सही है? समझ में आया? डेल्टा वी विल बी 0, डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। कैसे? इसमें पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो वो सॉल्यूशन बनने के बाद पास आएंगे, और पास आएंगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसलिए यहां पे केस 3 में डेल्टा वी इज नेगेटिव। इन केस 2 वेपर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेक्शन कम हो रहा है, और इंटरेक्शन कम होगा तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स दूर जाएंगे, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स दूर जाएंगे, सो डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। ठीक है, हियर कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? डेल्टा वी इज क्लियर? डेल्टा वी इज क्लियर? ओके, now I am asking about delta H. I am asking about delta H. क्या होना चाहिए delta H? क्या होना चाहिए डेल्टा H? अब सोच लो पहले, केस 1 के लिए, केस 2 के लिए और केस 3 के लिए सोच लो कि क्या हो सकता है। जब मैं आपको आपके केस बताऊंगा तब आपको बताना है, जब आपको केस बताऊंगा तो आपको यह देखना है कि आपका आंसर और मेरा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूं केस 3 की। क्या लगता है डेल्टा H विल बी 0 और नॉन 0? पहली बात, फॉर केस 3 डेल्टा H विल बी, कंपेयर मत करो, पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव आना ही चाहिए। हाँ, कोइंसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर ये डेल्टा पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का लॉजिक बेकार है। ठीक है, तो क्या लगता है केस 3 डेल्टा एच विल बी 0 नॉन 0? नॉन 0, ओके गुड, चलो मान लिया कि नॉन 0 है। क्या लगता है डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? डेल्टा H विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सा सोच लो। मुझे लगता है पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे लगता है पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? चलो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। A और B के बीच में बॉन्ड बनेगा तो AB बनेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो A और B सेपरेट हो जाएंगे। तो हम यहां पे चाह रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, और वापस आ रहा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। सही है? सही है ना? अब हम AB से A प्लस B बनाएंगे, मतलब AB को सेपरेट करना है। सही है ना? ए बी से ए प्लस बी बनाना है, मतलब ए और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो जब बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। सही है ना? जब बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो एनर्जी विल बी प्लस, एनर्जी देना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब डोनेट करना होगा। तो हम यहाँ पे एनर्जी को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब ये एनर्जी गेन करेगा। तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। सही है ना? तो 11th में पढ़ा था ना, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज हुआ मतलब साइन नेगेटिव होना चाहिए, और जब उन दोनों को सेपरेट करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अरे इज इट करेक्ट? नहीं समझ रहे हो? 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? जब भी हमको बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देना है, एनर्जी देना है, एनर्जी सप्लाई करना है। लेकिन जब ऐसा होता है कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने के टाइम पे वो एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब इतना तो बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड बन रहा है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। सही है ना? ए और बी के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ही तो ए भी बनेगा ना। और जब ए और बी को मिक्स करके ए बी बन रहा है, उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन इफ उनके बीच का इंटरेक्शन कम होगा तो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा।
मतलब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, केस 3 में इंटरेक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इन केस 3 इंटरेक्शन बढ़ रहा है या इंटरेक्शन कम हो रहा है? इंटरेक्शन कम हो रहा है और इंटरेक्शन बढ़ रहा है। और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल पास आएंगे, और पार्टिकल पास आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। इज इट सही है ना? जब पार्टिकल पास आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और एनर्जी को रिलीज करेंगे सो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, विल बी नेगेटिव। सो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, विल बी नेगेटिव। क्या लगता है? इट शुड बी नेगेटिव। सो केस 3 में डेल्टा एच का जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। सही है? अरे रिलीज कर रहा है ना। देखो, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। सही है ना? जिसमें रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा है इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। क्लियर? नहीं समझा? इसमें क्या हो रहा है, उनके बीच का बॉन्ड वीक हो रहा है ना, इंटरेक्शन कम हो रहा है। इंटरेक्शन कम हो रहा है इसका मतलब वो दूर जाते हैं, मतलब बॉन्ड दूर जा रहा है और बॉन्ड टूट रहा है। और जब बॉन्ड टूटता है तो हमको क्या करना होता है, एनर्जी देना होता है। सो हियर डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, और कोइंसिडेंट हो ही गया, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, कोइंसिडेंट हो ही गया, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है? ये नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन नहीं है ना, कि नेगेटिव का पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव का नेगेटिव क्यों। एक बात ध्यान रखना है, इंटरेक्शन बढ़ेगा, हीट को रिलीज करेगा, इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? अब ये वाला रिएक्शन कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक। So this reaction is an endothermic reaction and this reaction is an exothermic reaction. Simple. यहाँ से इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगा या सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगा। केस 3 में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हम एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो एंडोथर्मिक में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। सही है? इज इट क्लियर? अब बात आती है रॉड्स लॉ की। विच लॉ? रॉबर्ट्स लॉ। रॉबर्ट्स लॉ जो होता है वो आइडियल के लिए होता है, नॉन आइडियल के लिए नहीं होता। समझे बात को? तो रॉबर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन आइडियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड थिंग, अब मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, P1 इक्वल्स टू P1 डिग्री इंटू x1, ये हम कहां पे फॉलो करेंगे, आइडियल में कि नॉन आइडियल में? कहां फॉलो करेंगे? ये रॉबर्ट्स लॉ है ना, ये कहां पे फॉलो करेंगे, आइडियल में कि नॉन आइडियल में? आइडियल में। सो दिस लॉ इज पॉसिबल ओनली इन आइडियल केस। नॉन आइडियल में P1 इज नॉट इक्वल्स टू P1 डिग्री इंटू x1, ऐसे होगा। सही है? तो यहां पे ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा ये जरूरी नहीं है, मतलब उसका प्योर का जो मोल, मतलब इसका जो प्योर का जो वैल्यू रहेगा और P1 का वैल्यू जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप इसका डिफरेंस भी लिख सकते हो। इफ आपको ये पूछा जाएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, इन आइडियल सॉल्यूशन नो चेंज इन इंटरेक्शन। सो नॉन आइडियल में क्या रहेगा,
चेंज इन इंटरेक्शन। इसमें लिख सकते हो डेल्टा V विल बी 0, नो चेंज इन वॉल्यूम। आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम होगा। इसमें लिख सकते हो डेल्टा H विल बी 0, यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा H इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे लिख सकते हो इट फॉलोज रॉबर्ट्स लॉ। आप यहाँ पे लिख सकते हो इट डजंट फॉलो रॉबर्ट्स लॉ। हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। समझ गए ना बात को? 2 मार्क का क्वेश्चन ये पे बन गया। अब आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछा राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। मतलब नॉन आइडियल के जो 2 पार्ट है आपको उनका डिफरेंस बताना है, तो उसमें भी 4 पॉइंट लिख सकते हो कि किस में ज्यादा रहेगा और किस में कम रहेगा। सही है ना? सो ये है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इज इट? एक लॉ पढ़ा था जिसने बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इक्वल्स टू kh इनटू x1, और एक लॉ ने बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इक्वल्स टू p1 डिग्री इनटू x1। पहला लॉ कौन सा है और सेकंड लॉ कौन सा है? फर्स्ट वाला लॉ कौन सा है और सेकंड वाला लॉ कौन सा है? First will be Henry's law and second will be Rod's law. Second is Rod's law. Yes. First one is a Henry's law and second is Rod's law. ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि Henry's law और Rod's law में फर्क क्या है, सिमिलरिटी क्या है? बोथ लिखो, दोनों के बीच की सिमिलरिटी। Rod's law and Henry's law is applicable for volatile compound। लिखो Rod's law and Henry's law both are applicable for volatile liquids only। दोनों volatile के लिए ही रहेंगे, नॉन volatile के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है? एक ने बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर के हिसाब से और दूसरे ने बोला था कांस्टेंट के हिसाब से। ठीक है? तो दोनों का मतलब सेम था। मतलब एक टाइम पे हम ये भी बोल सकते हैं कि P1 डिग्री इज जस्ट लाइक अ KH। एग्जैक्टली सेम नहीं है, दोनों का कहने का मतलब ऐसा था कि एक ने बोला था P1 डिग्री के हिसाब से और दूसरे ने बोला था KH के हिसाब से। ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सेकंड हाफ में। थैंक यू सो मच। ठीक है?